अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रेड जोन के साथ आपका होस्ट साजिद इसाक आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, आज जिस शख्सियत को हमने दावत दी है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज्ञान चंद साहब, जिनका ताल्लुक़ है थरपारकर से और वो रिप्रेजेंट करते हैं माइनॉरिटीज़ को सेनेट में। तो हम खुशामदीद कहते हैं सेनेटर साहब आपको। बहुत शुक्रिया कि आपने आज टाइम निकाला। एक बहुत बड़ा फैसला आया, हम उसी बात से शुरू करते हैं। क्या आप समझते हैं बीइंग अ पॉलिटिशियन, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदा होने के नाते से, कि ये जो नवाज शरीफ साहब की, मरियम नवाज की जो बेल हुई है उस केस में, कि जिसमें तकरीबन 1.5-2 साल लग गए सिर्फ ये प्रूफ करने में कि उन्होंने ये पनामा लीक्स में उनका नाम है, करप्शन हुई है। फिर एक डिसीजन आ गया नैब की तरफ से कि ये जो करप्शन तो प्रूव नहीं हुई, मगर एक मफरूज़े पर उनका नाम डाला गया कि इनको सज़ा होगी। और उसके बाद हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा तारीखी फ़ैसला आया है कि उन्होंने बताया कि इनके 61 डेज़ टोटल उन्होंने जेल में गुजारे हैं, मगर आज वो उनकी बेल हो गई है और 5-5 लाख के मचलके जमा करा कर वो जा सकते हैं। क्या इसके ऊपर आपकी टेक क्या है? मैं तो पहले समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब और उनके बेटी और दामाद का जो रिहाई हुई है, ये खुशाइन चीज़ है। उनको बेल तो मिलनी ही चाहिए। पहले दिन से उनको जेल में रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो उसको केस को आगे लेके जाते और केस में उनको साबित करके आते कि भाई वो उस सज़ा के मुस्तहक हैं कि नहीं है। एक था, इलेक्शन का टाइम था, उस टाइम पे उनको जेल में डाल दिया गया। मैं समझता हूँ कि वो जो कुछ लोग चाह रहे थे वो रिजल्ट्स, ये तो आप समझते सियासी विक्टिमाइजेशन थी, सियासी टारगेटिंग थी, क्या था? टाइमिंग्स जो थी वो ज़रा इस किस्म की टाइमिंग्स थी। हाँ, केसेस हैं, उनकी मनी ट्रेल वो नहीं दे पाए हैं, उनके ख़िलाफ़ जो उनके असासे हैं वो उनके इनकम से मैच नहीं कर रहे हैं, ये अलग चीज़ें हैं। और मेरा ख्याल है कि जो इनको बेल ही हुई है, इनकी सज़ा को मुअत्तल ही किया गया है, उनको बिल्कुल रिहा नहीं किया गया है। बेल हुई है, बेल हुई है कि वो अब केस को आगे चलना है। तो एक सियासी लीडर हैं हमारे, 3 दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके, तो उनको, वो मुल्क से कहीं नहीं जा रहे थे। वो जब उनको सज़ा हुई तो लंदन में थे, वहाँ से वापस आए, तो एक अच्छी बात है। लेकिन जुडिशरी के फैसलों पे भी एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि आप किस किस्म के फैसले करते हैं। किसी आम लुटेरे को, किसी चोर को आप सज़ा नहीं देते। एक प्राइम मिनिस्टर जो 3 दफ़ा रहा हो, उसको आप सज़ा दे रहे थे। इन्हीं केसेस की वजह से उनके प्राइम मिनिस्टर की सीट से हटाया गया, फिर उनको जेल में डाल दिया गया। फिर ये चलता रहा ड्रामा कि भाई कोर्ट्स में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। तो इस किस्म के केसेस में जब तक वो केसेस प्रूव ना हो तब तक किसी को काल कोठरी के में डालना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है, यही बात पीछे नहीं रखना चाहिए। यही हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, क्योंकि एक मफरूज़े के ऊपर ये हुआ। आप क्या समझते हैं कितना बेनिफिट मिल सकता है PMLN को, क्योंकि अभी ज़िमनी इलेक्शंस होने वाले हैं 14 अक्टूबर को, कितना एडवांटेज मिल सकता है? मैं समझता हूँ कि जो मायूसी थी नून लीग के कारकुनों में, उसमें ज़रा कमी तो ज़रूर आएगी, लेकिन उसका पूरा दारोमदार इस पर रहता है कि वो एक्चुअल फ़ैसला क्या आता है। आजकल के हालात में अगर आप देखेंगे तो कोई इंसाफ से लोगों का एतमाद उठता जा रहा है कि ये क्या हो रहा है। आखिर एक दफ़ा आप फैसला करके जेल में डाल देते हैं, फिर उनकी वो मुअत्तल हो जाती है, सज़ा मुअत्तल हो जाती है और बेल मिल जाती है। ठीक है, वो पूरा सिलसिला चलता रहे, लेकिन जो इंसाफ के लोगों का एतमाद है वो होना चाहिए। और इस केस को अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है और लोगों को नज़र आना चाहिए कि इंसाफ हुआ है। वो नवाज शरीफ को सज़ा होती है या वो रिहा होते हैं, लेकिन नज़र आना चाहिए कि इंसाफ होता है। बिल्कुल सही है। मगर मसला अब ये है कि जो लोग समझ रहे थे कि पाकिस्तान में निज़ाम चेंज होने जा रहा है, पाकिस्तान में एक तब्दीली आने जा रही है, क्योंकि खान साहब की एक बहुत बड़ी कैंपेन रही है 22 साल इसी के ऊपर कि करप्शन के ख़िलाफ़ सारी, तो
तो बहुत सारा एक सेगमेंट है सोसाइटी का जो समझता था कि अब इनको सज़ा हुई है, अब छोटी मछलियाँ भी आएंगी उसमें जाल में। मगर अब जब हम देखते हैं कि ये रिवर्स होती है चीज़ नज़र आ रही है कि उन्होंने उनको बेल होगी क्योंकि उनके पास एविडेंस मुकम्मल नहीं थे नैब के पास। तो ऐसे लोगों को शायद जैसे आपने फरमाया कि मायूसी हुई कोर्ट्स के ऊपर या फैसले के ऊपर, तो आप क्या समझते हैं क्या इन्वायरमेंट क्रिएट होने जा रही है पाकिस्तान में कि आपने कहा कि ये तो करप्शन की वजह से पकड़ा गया और बाद में आ गया कि करप्शन तो जाहिर नहीं हुई इसके ऊपर, तो आप क्या समझते हैं जो सारी चल रही है स्ट्रगल करप्शन के खिलाफ, इसको ये हैम्पर करेगी? मैं समझता हूँ कि करप्शन के हवाले से इमरान खान साहब की कोई स्ट्रगल न थी, ना उनकी नीयत थी करप्शन को ख़त्म करने की। उनने चुन चुन कर वो लोग जो करप्ट थे उनको अपनी पार्टी में शामिल कर दिया, नैबज़दा जो लोग हैं उनको उनके शामिल किया है। और फिर आप देखेंगे कि कराची से MQM को उन्होंने अपने साथ मिला लिया। फिर हमारे यहाँ GDA है जिनके PMLQ भी तो है, GDA है, फिर PMLQ है, जिन जिन लोगों के खिलाफ इन्होंने स्टेटमेंट्स दी थी कि ये करप्ट लोग हैं, ये डाकू हैं, ये चोर हैं, तो उन सब लोगों को उन्होंने अब अपने साथ मिला लिया। और अब जब उनकी टारगेट था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, वो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद साहब उन्होंने तो आप लोगों को भी अपने साथ मिलाया था जब सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा था। नहीं, हम लोगों जब चेयरमैन का इलेक्शन था, नहीं, हम लोगों को उन्होंने नहीं मिलाया था, वो हमारे साथ मिल गया था क्योंकि हमारा डिप्टी चेयरमैन पीपल्स पार्टी का था, उनके प्रोपोजर सेकेंडर्स वो थे और एक इंडिपेंडेंट को किसी एडजस्टमेंट के, क्योंकि हम लोग नून लीग के किसी भी सूरत में चेयरमैन को नहीं आना देंगे। वो तो यही क्लेम करते हैं कि पीपल्स पार्टी को हमने मिलाया ताकि छोटे सूबे से देखो, हमारी लीडरशिप ने, हमने कभी नहीं कहा था हम किसी के साथ बैठेंगे नहीं। ये इमरान खान साहब का ही था कि पीपल्स पार्टी के साथ नहीं, हम उनको वोट नहीं दे सकते, हम इसके साथ मिल नहीं सकते। तो अभी उन्होंने ये साबित कर दिया कि मैं मकसद के लिए कहीं पे भी यू टर्न ले सकता हूँ, अपने मफादात के लिए कहीं पे भी यू टर्न ले सकता हूँ, और अभी तो वो वही कर रहा है। वो लोग जिनके लिए वो कहता था कि भाई अब देख लें, जो अभी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई, जिसके लिए इमरान खान साहब कह रहा था कि भाई 45 साल का एक से कम उम्र का एक अमेरिका के 25 दुनिया के मशहूर जो इकोनॉमिस्ट हैं उनमें से है, मैं उसको फॉरेन मिनिस्टर लूंगा या अपने समधी को लूंगा, उसी को ही निकाल दिया, रख कर निकाल दिया। तो ये लोगों की इस तरह से साथ दो और छोड़ ह्यूमिलेट कर रहा है, और उनके साथ 2 और छोड़ गए। हाँ, प्रोटेस्ट में तो इनको गालियां तो अच्छी दे देते हैं PTI वाले, लेकिन गवर्नेंस इनके बस की बात नहीं रही है, जो पहले ही 30 दिनों में साबित हो चुकी है। ज्ञान साहब, आपने बात की अपनी लीडरशिप की, उनका नाम भी नैब में आया हुआ है, उनके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं, तो क्या आज की जो सज़ा उनकी हुई है, बेल हुई है, इससे उनको फ़ायदा होगा पीपल्स पार्टी को, नुकसान होगा? देखो, पीपल्स पार्टी का मवाजना ना नवाज शरीफ के केस से किया जाए ना और किसी से किया जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी फ्रॉम डे 1 जब से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानी और उन्होंने लोगों के साथ खड़ा होने का फैसला किया, वो अपनी जान की कुर्बानी देकर उसने साबित किया कि भाई हम झुकने वाले नहीं हैं, हम बिकने वाले नहीं हैं। उस दिन से कहो कि कौन कौन से इल्ज़ामात पे पीपल्स पार्टी को 2 दफ़ा बेनज़ीर साहबा को निकाल गया, कौन कौन से इल्ज़ामात थे, एक भी साबित हुआ को नहीं हुआ। जरदारी साहब 11 साल जेल काट कर वापस आ गया, कोई केस साबित नहीं हुआ। वो सेनेटर सैफ रहमान जो भी केस बनाए, उस खुद ने माफिया मांगी कि हमने पॉलिटिकल केसेस बनाए, और आज दोबारा एक इस किस्म की शुरुआत हो गई है। तो हमारी लीडरशिप का है और हम भी समझते हैं कि हम इसको भी फेस कर लेंगे, लेकिन वो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है, डेमोक्रेसी की किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे, डेमोक्रेसी के साथ रहेंगे, डेमोक्रेसी के साथ रहेंगे। और एक बहुत सवाल गर्दिश करता रहा ये कि आप एक ऑपोजिशन की अलायंस का हिस्सा भी बने, आपने मीटिंग्स बहुत सारी की, मगर जब प्राइम मिनिस्टर के वोट की बात आई तब आपका डिसीजन फ़र्क हुआ, जब सदर साहब के वोट की बात आई तब आपने एक अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। तो क्या कोई पीछे को आपके प्रेशर्स हैं जो ऐसे फैसले ले रही है आपकी लीडरशिप कि अलायंस में भी रहना चाहते हैं मगर अलायंस का हिस्सा भी नहीं बनना चाहते पार्लियामेंट? हमने पहली बात तो कोई पीपल्स पार्टी ने कोई अलायंस नहीं बनाया था। एक पॉइंट पे सब अपोजिशन पार्टीज जमा हुई थी, वो
जब नून लीग और मौलाना फजल रहमान ऐलान कर रहे थे कि भाई हम इन असेंबली में ओथ नहीं मौलाना लेंगे, फजल रहमान कर रहे थे ओथ नहीं लेंगे और हम अब एहतजाज करेंगे, तो हमारी लीडरशिप ने कोशिश की और सब पार्टीज़ को साथ बिठाया और फैसला ये हुआ कि जो धांधली है उसके लिए हमारी जॉइंट स्ट्रगल होगी। वो है, उसमें ये तय हुआ कि एक पार्लियामानी कमीशन बननी चाहिए, जिसमें एक पार्लियामानी कमेटी बन चुकी है और हम अभी उसमें चाह रहे हैं कि वो बाकायदा एक पार्लियामानी कमीशन हो, जिसमें दोनों पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से भी, क्योंकि पार्लियामानी कमीशन होगी, इसके लिए पार्लियामेंट जब मुकम्मल होती है, जब सेनेट नहीं, मगर उन्होंने कह दिया कि सेनेट से कोई नहीं आएगा। उन्होंने तो कह दिया, लेकिन हमारे अभी तक वो डिमांड नेशनल थी। असेंबली से होगा, सेनेट से कोई नुमाइंदा नहीं होगा और चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है खुद उसका तयन करेंगे और दोनों साइड से बराबर का देखें, इस पे जो डिमांड्स हमारी थी वो ये नहीं थी कि उसके चेयरमैनशिप अपोजिशन की देनी चाहिए। अभी आगे देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या मौक़िफ़ रखती है, आया वो इसमें सिंसियर है कि वो इलेक्शन प्रोसेस की जगह की जाए, तहकीकात की जाए कि नहीं की जाए, इसको आगे देखना है कि वो क्या करना चाहते हैं, वो उनके अमल से साबित होगा। चलें आगे देखना है। और बाकी जहाँ तक आपने कहा कि हमने प्राइम मिनिस्टर के लिए हमारी कोई कमिटमेंट नहीं थी। हम पहले से कह रहे थे कि भाई शहबाज शरीफ हमें काबिल कबूल नहीं है, तो नून लीग ने उसको चेंज नहीं किया या हमें कंसेंसस से उन्होंने कैंडिडेट नहीं लाया। तो वैसे पीपल्स पार्टी अपनी पार्टी के एजेंडा पे वहाँ पे मौजूद है और रहेगी। किसी नून लीग या किसी की अलायंस नहीं है। इश्यूज़ पे आएंगे, अपोजिशन के इश्यूज़ पे, जहाँ पे भी हमारे कंसेंसस पैदा होगा वहाँ पे ज्वाइंट स्ट्रगल करें। ठीक है, कंसेंसस डेवलप होगा, वहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर ज्ञान चंद साहब, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है और हम बात कर रहे थे नवाज शरीफ साहब और मरियम के अभी जो बेल हुई है उसके ऊपर बात कर रहे थे। आगे बहुत सारे सवाल है हमारे पास, सियासी लिहाज से भी, माइनॉरिटीज़ के लिहाज से भी। हमारे साथ रहिएगा, वक्त हुआ एक छोटी ब्रेक का। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज बड़ी खुशी हुई है हम सब टीवी की टीम के साथ मिलके, और मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि ये वेब टीवी चैनल है जो कि उन इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहा है कि जिसको अभी बड़ा कम टच किया गया है। आज हमने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है, SDGs की बात की है, पाकिस्तान की बात की है, साइबर सिक्योरिटी की बात की है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि हमें ऐसे टेलीविज़न जो वेब के ऊपर है। देखिए, इसका फ़ायदा ये है कि एक चीज़ होती है पुल टेक्नोलॉजी, एक होती है पुश टेक्नोलॉजी। ये जो चीज़ें हैं ये लोग पुश करके जब चाहे देख सकते हैं। ये जो हमारे टेलीविज़न जो डिजिटल मीडिया है, इसके ऊपर जब वो प्रोग्राम चलेगा लोग उनको जब भी देख सकते हैं, या अगर वो उसको अपलोड भी करते हैं तो उसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है। मैं इनको रिकमेंड करूँगा कि ये अपने प्रोग्राम्स को ऐसी लो बैंडविड्थ के ऊपर रखें कि छोटी छोटी जगहों के ऊपर भी, और हम अपने इसके सेंटर के ज़रिए भी चाहेंगे कि लोग इन प्रोग्राम्स को देखें और उससे फिर वो हासिल करें। मेरी तमाम उम्मीदें आपके साथ हैं। आई रियली प्रे टू गॉड ऑलमाइटी कि इस चीज़ को आपको तरक्की मिले, और पाकिस्तान की टीम इस में जो भी आपके साथ कोलैबोरेशन कर सकती है उसके लिए मौजूद होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर ज्ञान चंद साहब, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। अच्छा ज्ञान साहब, पीपल्स पार्टी एक ऐसी पार्टी है, सीजन पार्टी है, 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टरशिप भी रही, अब तीसरी दफ़ा आपकी प्रोविंस में गवर्नमेंट भी है, कंसेक्यूटिव तीसरी दफ़ा आ रही है सिंध में। तो बहुत सारे सवालात हैं कि क्यों अभी तक सिंध की, क्योंकि आपकी लीडरशिप सिंध से है, कि सिंध की वो हालत नहीं है अगर कंपेयर करें कि पंजाब, सेंट्रल पंजाब के साथ, अभी सिंध में वो शायद चीज़ें नहीं आ पाई। सबसे बड़ा बात जो हो रही है, कूड़ा क्रिकेट की बात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी कहा कि मैं एक डेडलाइन देता हूँ, अगर नहीं होता तो फिर हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे।
पानी का इशू वहाँ पे रहता है, लाइट का इशू वहाँ पे रहता है, सिक्योरिटी का जो है मेंटेनेंस उसका इशू वहाँ पे रहता है, सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी नहीं है लोगों की, दिन दिहाड़े स्नैचिंग हो रही है। तो पीपल्स पार्टी की रिट कहाँ नज़र आती है गवर्नमेंट की? मैं समझता हूँ कि सिंध बाकी सूबों के हवाले से हाँ जो तरक्याती काम हैं उसमें बदकिस्मती से ये हुआ है कि जो भी फंड्स हैं वो तकरीबन सब फंड्स जो हैं जीटी रोड पे ही इस्तेमाल हुए हैं और मियाँ साहब ने वहाँ पे मोटरवे क्या हो उस पे इस्तेमाल करते रहे। हमारे यहाँ मुख्तलिफ इश्यूज़ रहे हैं। हमारे ये थर्ड टाइम पे हम आ रहे हैं तो आप वहाँ पे देखेंगे कि कराची में डेवलपमेंट्स कहाँ से कहाँ पहुँची है। पर कराची के एक डायनामिक्स थी जिसमें एमक्यूएम मौजूद थी, वो कराची का तकरीबन कंट्रोल ले जाती थी। हम जमहूरी लोग हैं, जब कराची का मैंडेट उनके पास होता था तो कराची के वसाइल का इस्तेमाल और उनकी अथॉरिटी जो होती थी वो उनके पास होती थी। ये आप सब लोगों को पता है। वो हर गवर्नमेंट के हिसाब ही रहे। अगर डेवलपमेंट कराची में नहीं हुई थी तो उसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादातर उस एमक्यूएम की तरफ ही जाती है। पीपल्स पार्टी ने जब से एमक्यूएम के अलावा काम करना शुरू किया तो आपको काम नज़र आते होंगे। कूड़ा क्रिकेट ये एक मेगा सिटी है जिसमें इश्यूज़ हैं। ये भी नहीं है कि जिस तरह का ये एक तस्वीर दिखाते हैं कि कराची में ये है। कराची एक बेहतरीन शहर है। आप दुनिया के अच्छे शहरों के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं। उसमें इशू है, पानी के इश्यूज हैं। हम कह रहे हैं कि भाई कराची के लिए पानी दो। सफाई का इशू है बहुत बड़ा। सफाई का इतना बड़ा इशू नहीं है जितना पानी का। देखिए हाइजीनिकली आप वो एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहे लोगों को कि बीमारी वहाँ पे है, पानी गंदा वो पी रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि पानी का इशू है। जहाँ तक वो पानी का इशू, पानी का गंदा, क्या इस्लामाबाद के इवन पार्लियामेंट लॉजेस के पे जो पानी आ रहा है क्या वो हमारे पीने के लायक? मैं तो कहता हूँ 85% सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा लोगों को। मगर अभी बात हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि तीसरा कंसेक्यूटिव टेन्योर है, तीसरा टेन्योर आया है। तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब आप जाएंगे जो भी पूरे सिंध के रोड्स की आप हालत देखेंगे। सांगढ़ है, सांगढ़ के हमारे पिपागड़ा का मरकज़ होता हुआ करता था और कंटिन्यूसली उनके पास कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्रीज भी रही, वो गवर्नमेंट के भी हिस्सा रहे, फेडरल गवर्नमेंट। तो सांगढ़ में रोड्स का भी स्ट्रक्चर नहीं था, अभी वो बन चुका है। थरपारकर एक दूर दराज इलाका है, वहाँ पर आपकी बात बड़ी अच्छी है कि हो जाएगा अगर तीसरे टेन्योर। मगर अब सियासत से हट के बात करते हैं। एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आप क्या समझते हैं कि कराची में वो इन्वायरमेंट होनी चाहिए थी जो हम डिमांड कर रहे हैं और नहीं हुई? वजूहात क्या है? एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हम हमेशा अपनी जाती दोस्तों की बैठक में गुफ्तगू जो करते हैं वो भी यही करते हैं कि ये जब जिया का मार्शल आया उन्होंने एक लिसानी बुनियाद पे तंजीम बनाई और उसके बाद जो अफ़गानिस्तान की वार हुई वहाँ से जो अफ़गानी लोग आए, क्लैश ऑफ कल्चर जो है उसने कराची को तबाह कर दिया। पर एमक्यूएम जैसे बड़ी तो एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पे आगे आई और उसको हमारे स्टेट ने कंट्रोल नहीं किया। वो किसी प्रोविंस के बस की बात नहीं थी। जब डेमोक्रेटिक सिस्टम, अगर 2 दफ़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम आया है तो आप देख रहे हैं कि कराची समेत पूरा मुल्क कहीं इम्प्रूव कर रहा है, उसका इमेज अच्छा बन रहा है, चीज़ें ठीक होना शुरू हो गई हैं। लेकिन उनको चलने दिया जाएगा तब वो बेहतर होंगी। आप सिंध के हवाले से कहते हैं, आप हॉस्पिटल्स का जो सिस्टम जितना कराची में बेहतरीन इलाज की सहूलतें कहीं पे नहीं है और बार बार कैंसर हॉस्पिटल्स उनका जाता है। कैंसर का सबसे अच्छा जो है वो इंस्टीट्यूट्स गवर्नमेंट साइड में वहाँ पे हॉस्पिटल की बात करके और मैं कहूँ कि अगर देखेंगे जो इंस्टीट्यूट है यूरोलॉजी का, ट्रांसप्लांट का, अदीब रिजवी साहब का, हम उनको याद ही नहीं करते हैं। फिर NICVD वालों ने जो पूरे सिंध में, और वो कह रहे हैं कि हम बाकी जो मुल्क के किसी से वो लेना चाहते हैं तो वो फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। तो वहाँ पे एक बड़ा काम हो चुका है, उसकी बुनियाद डल चुकी है, उसका काम शुरू हो चुका है। हर जगह पे सब सहूलतें नहीं पहुँची हैं तो उनके अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। जैसे NFC अवार्ड नहीं था तो हमें वो शेयर नहीं मिल रहा था। NFC अवार्ड आने के बाद भी हमारे हिस्से के पैसे नहीं मिल रहे हैं, ये तो अलग इश्यूज है ना। बिल्कुल ठीक है। आपने हॉस्पिटल की बात की कि हॉस्पिटल का मेयार बड़ा ज़बरदस्त है, तो कैसे इतना ज़बरदस्त मेयार हमें भी सिखाएं दूसरों को भी कि
चीफ जस्टिस साहब जाते हैं एक हॉस्पिटल में छापा मारने, वो तो सब जेल कहते हैं, सब जेल में गया, वो जहाँ से जो चीज़ बरामद होती है अगले दिन वो शहद और ऑलिव ऑयल बन जाती है। ये क्या फार्मूला है वहाँ पे हॉस्पिटल्स में? चीफ जस्टिस के अमल पे बात करना नहीं, उनका विजन पे बात ठीक कर रहा तो हूँ, नहीं वो- लगती वो- है, हाँ। लेकिन जनाब आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि जहाँ पे चीफ जस्टिस खुद छापे मारते फिरे, क्या पूरा जुडिशियल सिस्टम कोलैप्स हो चुका है कि चीफ जस्टिस को ज़रूरत पड़ी? ये तो नज़र आता है कि टारगेटेडली दो जो हैं उन पे जाना था और उनको वापस भेजना था। इस किस्म के हालात में आप कुछ भी कह सकते हैं। क्योंकि वो हमने एक लैब देखी जिसपे फोरेंसिक करते हैं, उसमें तो हालत ही क्यों हाथ से चेक कर रहे हैं, वहाँ पे आप कह रहे हैं बहुत अच्छा है वहाँ पे। हम मीडिया ट्रायल कहते ही इसको हैं। अगर सिस्टम काम नहीं करेगा, अगर सब अथॉरिटीज हम ले लेंगे, जैसे डैम का इशू है, ये टोटली एग्जीक्यूटिव का मामला है, पॉलिटिकल इशू बन चुका। कालाबाग डैम पे वो चले, आर्टिकल 6 लग जाना है, वो मना कर दिया तो देखो गया। ना, पूरी सिंध ने ऐलान कर रखा है कि कालाबाग डैम के हम खिलाफ है, जिसको आर्टिकल 6 लगाना है सब पूरे सिंध पे लगा दो। तो वो एक अलग बहस है, लेकिन हम अपने हुदूद में रहें, पार्लियामेंट अपनी हुदूद में रहे, जुडिशरी अपनी हुदूद में रहे, एग्जीक्यूटिव अपनी हुदूद में रहे, बाकी इदारे हर एक अपने अपने हुदूद में रहते हुए काम करें और एक दूसरे से गुफ्तगू करके मामलात को आगे बढ़ाएं, तो पाकिस्तान की अच्छा ही इसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम ऐसे ही चलता है। बिल्कुल ऐसे ही चलता है। आपका ताल्लुक जो है वो एक पसमानदा इलाके से है, थरपारकर से, और वहाँ पर तकरीबन 40% हिंदू बरादरी वहाँ पे बसती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरा ख्याल है 40 से ज़्यादा है। 40 से ज़्यादा है। वहाँ से सेनेटर भी निकलते हैं, वहाँ से MNS भी निकलते हैं, वहाँ पर से MPs भी निकलते हैं। क्या आप खुद से, क्योंकि आप जिस जगह से हैं मिट्टी के साथ, आपने फरमाया कि वहाँ से, तो आप मुझे बताएं कि बीइंग अ सेनेटर आप कितने सेटिस्फाइड हैं अपने रोल से कि आपने रिलीफ प्रोवाइड की अपने लोगों को, जो कि थरपारकर, मैं वहाँ पे काम करके आया, मुझे पता है वहाँ पे क्या हालात हैं, और मुझे पता है कि लोग शायद 2 वक्त की रोटी भी शायद उनको नसीब नहीं है, और जितना ट्रांसपोर्टेशन का मसला वहाँ पे है उन लोगों के साथ, रिमोट एरियाज है बहुत सारे वहाँ पे, तो क्या एज अ सेनेटर आपने क्या कंट्रीब्यूट किया उनकी अपलिफ्ट के लिए? देखिए, एज अ सेनेटर हमें कोई फंड्स अवेलेबल नहीं होते हैं। लास्ट गवर्नमेंट जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, उन्होंने 1 रुपए का भी फंड जो इनिशिएट हम करें वो डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए सेनेटर्स से नहीं किया। यहाँ तक कि हमारे माइनॉरिटीज़ एक डिवीज़न है जिसके कुछ वेलफेयर के फंड्स होते हैं। मैं चूँकि जनरल सीट पे हूँ, इसलिए एक 5,000 का चेक भी किसी को मैं दूँ, वो इस फेडरल गवर्नमेंट और नून लीग के मिनिस्टर ने हमें नहीं दिए। लेकिन वहाँ के पीपल्स पार्टी के ज़िम्मेदार होने के नाते मैं कहूँ था वहाँ पे बहुत सारा काम हुआ। मैं गिनाऊँ कि वहाँ पे सिर्फ 30 से 35 डिस्पेंसरीज थी जो नॉन फंक्शनल थी जब 2008 में हमारी गवर्नमेंट आई है। इस वक्त में 200 से ज़्यादा डिस्पेंसरीज हैं जो फंक्शनल हैं, 50% से ऊपर फंक्शनल है। फिर डॉक्टर्स, हमारे खुद उस इलाके के डॉक्टर्स उन डिस्पेंसरीज पे नहीं जा रहे थे, तो हमने स्पेसिफिकली एक इनिशिएटिव लिया कि जो डेजर्ट अलाउंस के तौर पे जो 17 ग्रेड का डॉक्टर है, कम से कम 1 लाख रुपए उसके ऊपर मिल रहे हैं। अब डॉक्टर्स आना शुरू हो गए। लास्ट टाइम पे कमीशन हुई है, स्पेसिफिकली थरपारकर के लिए हुई थी कि थरपारकर के डॉक्टर अप्लाई कर सकते हैं, या वो डॉक्टर जो थरपारकर में मुख्तलिफ डिस्पेंसरीज में काम करना चाहें, उसमें वो कोई नहीं। तो उस कमीशन में थरपारकर के कोई डॉक्टर ऐसा नहीं था जिसने अप्लाई किया हो और उसकी थोड़ी बहुत नोहा हो, वो अपॉइंट ना किया गया हो, तो काम किया है। और फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कहते हैं, पहले तो ये था कि तालका हेडक्वार्टर्स भी आपस में जुड़े हुए नहीं थे बाय रोड, अब सब तालका हेडक्वार्टर जुड़े हुए हैं। लिंक रोड्स का भी बड़ा जाल बिछ चुका है। हर साल 2 बिलियन से ज़्यादा वहाँ पे होता है और 3-3.5 लाख 2000 बिलियन क्या है? 2 बिलियन से ज़्यादा ADP का है थरपारकर की, जो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट की है। प्रोविंशियल ADP उनकी उसके अलावा है। और फिर रिलीफ में जो कैटल्स हैं उनके चारे के लिए 1-2 दफ़ा वो चारा दिया गया लास्ट टाइम पे, अभी उस पर गौर हो रहा है। 3-3.5 लाख फैमिलीज को पर फैमिली 50 kg बैग गंदम
वो ये मिल रहा है अभी? सिंध गवर्नमेंट ने कंटिन्यूसली 11-12 दफ़ा वो दे चुकी है। अभी ये तय हुआ है कि हर फैमिली जो नादरा के साथ रजिस्टर्ड होगी, यानी कि वाइफ और हस्बैंड जो जोड़ा बनेगा, उसको हम 50 kg फ्री ऑफ कॉस्ट गंदम देंगे। उसके अलावा अब जब से कोल डेवलप हो रहा है तो उनके रिलीफ के कुछ अलग से छोटे मोटे पैकेजेस चल रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट का है। बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी ज़ाती तौर पे 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा वहाँ पे विज़िट कर चुके हैं और इस रिलीफ के काम को वो ज़ाती तौर पे देखते हैं। अच्छा, अभी आपको अंदाज़ा होगा कि ड्राउट हिट कर रहा है थरपारकर को, अगर आपने देखा हो बैठ के इंफॉर्मेशन जो है, उसके लिए कोई प्लानिंग है आप लोगों की? मैं तो वही बात कर रहा था कि सिंध गवर्नमेंट ने जैसे फर्स्ट जो कैबिनेट मीटिंग हुई है उसमें थरपारकर के साथ 5-6 ज़िला में से कुछ इलाके हैं जहाँ पे वो एरिड इलाके हैं, उनको 50 kg तो होगी ड्राउट डिक्लेयर किया, ड्राउट अफेक्टेड एरियाज डिक्लेयर किया और वहाँ पे ड्राउट के हवाले से रिलीफ के लिए प्लानिंग शुरू की। उसके लिए एक कमेटी बनी, एक रेवेन्यू मिनिस्टर हैं और हमारे सरदार शाह हैं, वहाँ पे एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई है कि वो रिकमेंड करेंगे। उससे पहले एक ड्राफ्ट पॉलिसी बन चुकी थी, उसकी जो रिकमेंडेशन है उन पे अमल करने के लिए काम किया जा रहा है और हमारे यहाँ तो तकरीबन वो होमवर्क हो चुका है। मैं समझता हूँ कि जल्दी से ही उनको रिलीफ की पैकेजेस मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसमें गंदम है और कैटल्स के लिए क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमी पूरी कैटल्स पे है, तो बारिशें ना होने के लिए उनके लिए जो घास वगैरह वो ख़त्म हो गया था, तो कैटल्स का चारा जो है वो भी उसमें शामिल है। ज्ञान साहब, जिस तरह से आप फरमा रहे हैं, लगता तो ये है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। नहीं, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, मगर नहीं चल रहा ना। यही हम बात करेंगे अगले सेगमेंट में। नाजरीन, अभी हम बात कर रहे थे ज्ञान चंद साहब से। अभी हमने जो बात की, आखिरी सवाल उससे पूछा कि थरपारकर में 40% से ज़्यादा हिंदू बहन। थरपारकर में तो हमारे यहाँ 48% के करीब 48% कह रहे हैं कि हिंदू बरादरी वहाँ पे बसते हैं, और ना सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम भी वहाँ पे जो 52% हैं क्रिश्चियन भी हैं थोड़ी तादाद में, मगर सिंध में हिंदू ज़्यादा हैं। और हमने पूछा कि ड्राउट जो आने वाला है, कैद साली का एक खदशा है वहाँ पर, क्योंकि पहले भी 7 साल लगातार वहाँ पे कैद साली रही, तो आप लोगों की क्या प्रेपरेशन है? ज्ञान चंद साहब ने बड़ी होपफुल हमें इंफॉर्मेशन दी। खुदा करे कि ऐसा ही हो कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी का उन्होंने बताया कि वो हर तरह से तैयार है, और उन्होंने बताया कि रिलीफ पैकेज के हवाला से भी, गंदम के हवाला से भी और फॉडर के हवाला से भी, कि जो कैटल है वहाँ पे उनके लिए वो उन्होंने तैयारी की हुई है। हमारी दुआ है कि लोगों तक ये चीज़ें पहुँच सकें। हम इनसे फर्दर सवाल पूछेंगे मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम, आई एम आयशा। हम सब टीवी मेरा फेवरेट चैनल है और इसका मेरा विमेंस क्लब मेरा फेवरेट शो है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे फॉलो करें और अपडेट रहने के लिए। थैंक यू सो मच। नाजरीन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे सेनेटर ज्ञान चंद साहब से। ज्ञान साहब, आप क्योंकि माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदू बरादरी से आपका ताल्लुक़ है, हम चंद सवाल माइनॉरिटी के हवाले से पूछना चाहेंगे कि आपकी नज़र में जो एक बड़े क्लेम्स आ रहे हैं पीटीआई के कि माइनॉरिटीज़ को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, माइनॉरिटीज़ को स्ट्रीमलाइन में लाया जाएगा, मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा, आप क्या समझते हैं क्यों बात हमें बार बार करनी पड़ती है? 70 साल हो चुके हैं कि माइनॉरिटीज़ को राइट्स दिए जाएं, माइनॉरिटीज़ को इक्वालिटी की बराबरी के हकूक़ मिलें। क्या बात है, क्यों पिछली गवर्नमेंट फेल हो गई है? क्या जो पीटीआई कह रही है कि हम देंगे? देखिए, पीटीआई को तो ऐलान हाथ ही कर रहे हैं और अपोजिशन में बैठकर उसको सिर्फ दावे ही करने थे। अब आपने कैबिनेट देख ली,
एक भी नॉन मुस्लिम उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। क्या मिनॉरिटीज के लिए वो लेके आएंगे? हाँ, मिनॉरिटीज के लिए पीपल्स पार्टी तो दावा नहीं करती है, उसने साबित किया है, नो डाउट साबित किया है फ्रॉम बिगिनिंग। सेनेट की सीटें जो 4 दी चार सीटें सेनेट की पीपल्स पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशनली दी है, और हम 2 जनरल सीट पे, एक मैं हूँ, एक हमारी वो लेडी हैं कृष्णा कोहली, वो लेडीज की जनरल सीट पे है। अभी भी आपने 3 टिकट पीपल्स पार्टी ने दी हैं। तो 6 हम सेनेट में नॉन मुस्लिम्स हैं, जिसमें से कॉन्स्टिट्यूशनली 4 होने चाहिए। तो इस हवाले से हमारे 3 जनरल इलेक्शंस जीत कर आ गए। आप जो माइनॉरिटीज़ नॉन मुस्लिम की बात करते हैं, तो हमारे इलाकों में ये इसका तस्वर नहीं होता है। किसी को पूछ लेते हैं तो वो जैसे कास्ट बताते हैं, ऐसे वो मुस्लिम नॉन मुस्लिम का हो जाता है, अदरवाइज़ वहाँ पे कोई मुनाफरत नहीं है। हमारे थरपारकर सिर्फ नहीं है, मीरपुर खास है, उमरकोट है, सांगड़ है, बदीन है, हैदराबाद है। यहाँ पे मीरपुर खास डिवीज़न पूरी, जिसमें उमरकोट, सांगड़ और थरपारकर मीरपुर खास आ जाते हैं, इसमें 45% से ऊपर जो है 4-5 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें स्पेशली हिंदूज़ लेकिन नॉन मुस्लिम्स रह रहे हैं, बाकी भी कुछ लोग हैं। तो वहाँ पे भी ये बात नहीं है। बाकी पीटीआई के दावों से हम कहते हैं कि अगर वो आकर करें तो उस पर डालें, कॉन्स्टिट्यूशन पे हाथ डालें कि भाई प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर पे क्यों बार लगा है कि उसका नॉन मुस्लिम होना है। फिर आपने ये एडवाइस जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल्स थी, उसमें से आपने उसने क्यों निकाल दिया? क्या पाकिस्तान का सिटीजन अगर माइनॉरिटीज़ में ही उसको तो ले लें, अहमदी है, तो वो इक्वल राइट नहीं रह सकता, वो पैट्रियट नहीं हो सकता। आपका आर्टिकल 27 कहता है कि सेफगार्ड करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी है किसी भी सर्विस पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। खान साहब ने प्रेशर में आकर ही सही, किसका प्रेशर? सोसाइटी में जो सोसाइटी का प्रेशर था, कुछ जो अहमदीज से जो लोग नफरत कर रहे थे, उन लोगों ने थोड़ा प्रेशर दिया, उन्होंने विदड्रा कर दिया। यू टर्न का लिए तो उनका वैसे भी मशहूर है। तो माइनॉरिटीज़ के लिए मैं उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको कुछ वोट लेने थे, वो वोट ले चुके, और उसके अलावा उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी कैबिनेट में कुछ नहीं है, उन्होंने एडवाइजरी काउंसिल में लिया, उनको वापस वो ले चुके हैं। अभी भी उनकी किसी स्पीच में, उनके किसी अमल से कहीं पे भी साबित नहीं होगा। हमारी लीडरशिप आप क्रिसमस पे भी जाती है, हमारे हिंदूज़ के त्योहारों पे भी जाती है, जहाँ भी लोग खुशियाँ मनाते हैं उसमें शामिल होती है, बग़ैर किसी मजहब के ताल्लुक़ के वो जाते हैं, उनमें शरीक हो जाते हैं, और उनको इंसेंटिव्स दिए हैं। जैसे जनरल सीट्स 3 जनरल सीट्स दे दिए हैं पीपल्स पार्टी ने, तो ये एम्पावर करना है। एम्पावर तो ऐसे किया जाता है, लेडीज़ की सीटों को अगर औरतों को कहें तो औरतों को हुकूक में भी पीपल्स पार्टी ने 5% कोटा भी पीपल्स पार्टी ने दिया, जॉब कोटा, अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा वो इतना। अच्छा, मेरा सवाल ये है, कॉन्स्टिट्यूशनली ये प्रोटेक्शन है, बिल्कुल है नहीं, मगर उसको इम्प्लीमेंट ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में नहीं किया जा रहा। एक सवाल ये है कि आपने खुद फरमाया कि आप जनरल सीट पे आए हैं, 1 रिजर्व सीट्स हैं, बहुत सारा आजकल एक डिमांड आ रही है नॉन मुस्लिम्स तरफ से कि इलेक्शंस को बहाल किया जाए, सिलेक्शंस नहीं चाहिए हमें, इलेक्शंस चाहिए, सिलेक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं सिलेक्शन ऐसे ही जैसे कोई खैरात में आपने सीट दे दी हमें। इसके ऊपर आपकी क्या टेक है? 2-4 ऑप्शंस हैं जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के यहाँ डिस्कस हो रहे हैं। कुछ दिन ही पहले मैंने एक बिल तैयार किया हुआ था, जिसमें यह था कि भाई अब प्रोविंस वाइज माइनॉरिटीज़ की सीटें डिस्ट्रीब्यूट कर दें, जैसे लेडीज़ की डिस्ट्रीब्यूट की हुई। तो हमारी लीडरशिप का ख्याल ये है कि 2-3 ऑप्शंस हैं। एक है कि बाय वोट हो जाए, रिजर्व सीट्स हों लेकिन बाय वोट हों, इलेक्शन हो जाए, हाँ। तो ये भी ऑप्शन है। दूसरा ये है कि जहाँ जहाँ पे भी थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, वहाँ के लिए नॉन मुस्लिम्स के लिए एक सीट कर दी जाए कि वो 28, मैं आपको थोड़ा फिगर दूं, 28 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं कि जिसमें हिंदूज और क्रिश्चियन सब्सटेंशियल नंबर है, उसमें 50% से ज़्यादा भी हैं वोटर्स। मैं आपको बता दूं, सिंध में 8 है कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पे हिंदूज की तादाद बहुत ज़्यादा है, और 20 जो है पंजाब में है जहाँ क्रिश्चियन की तादाद बहुत ज़्यादा है। अगर तो ये ऑप्शन आती है तो 28 के एमएनएस आते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके एमपीएस भी बढ़ेंगे, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन में आपको ये भी, अगर आपकी जब बात हो तो ये कह सकते हो कि जो ख़वातीन की सीट्स इन्होंने 60 रखी हैं,
60 सीटें ना खवातीन की रिजर्व, 5% कोटा भी दे दिया कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज खवातीन को 5% सीटें देंगी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज। इस तरह से क्या हुआ, 60 वो सीटें भी हैं और 5% आपकी 272 बस ये भी आ गई। तो आप माइनॉरिटीज के लिए यही कर सकते हैं कि रिजर्व सीट्स अगर देते हैं, पहली बात तो ये बढ़ानी भी है रिजर्व सीट्स। अभी 10 चल रही है ना, 85 से जब से इन्होंने किया हुआ है, 10 सीट्स बढ़ानी भी है। और अगर हम यही डिमांड करते हैं आप कि 5% जैसे खवातीन ने कोटा दिया है, आप माइनॉरिटीज को कोटा 5% कर दो। ज्यादा इस पे देखिए डिस्कशंस हो रही है। टोटल पॉपुलेशन अभी सेंसस तो नोटिफाई नहीं हुए, लेकिन टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे अगर जो मुस्लिम 7.5 लाख पे सीट बढ़ रही है नेशनल असेंबली की, तो अगर नॉन मुस्लिम्स की पॉपुलेशन को देखा जाए तो यही 10 सीटें बनती है। नहीं बनती है सर, मैं आपको फिगर्स दे सकता हूँ। मैं कहता हूँ 10 सीटें बनती हैं, मैंने उस पर वर्कआउट किया हुआ है। लेकिन हमने क्या उससे क्या है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सीट एक भी नहीं बन रही है। बाकी तो उनको भी एकोमोडेट करने के लिए एक फार्मूला ये है कि आप हर प्रोविंस को सीट दें, डिस्ट्रीब्यूट करें, जिसमें 6 सिंध की, 5 पंजाब की, 1 बलूचिस्तान की, 1 खैबर पख्तूनख्वा की, इस तरह से 13 सीटों का एक बना है। तो हमारी आपने फरमाया, सॉरी मैं लिख, कितना आपने हमने एक प्रपोजल था जिस पे डिस्कशन हो रही थी कि हमारी पॉपुलेशन के हवाले से हमारी 10 सीटें बनती हैं, ठीक है, लेकिन उस 10 सीटों में कुछ पॉपुलेशन बढ़ जाती है, इसलिए 6 सिंध के लिए, अच्छा सिंध 6 प्लस 5 पंजाब जी। चूंकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की कोई सीट नहीं बन रही है, वो 7.5 लाख पे जो जनरल सीट बन रही है उस हिसाब से, तो उनके लिए एक सीट मखसूस कर दी जाए, तो ताकि उनकी नुमाइंदगी नेशनल असेंबली में भी बरकरार रहे। एक प्रपोजल ये है। लेकिन हमारी लीडरशिप ये कह रही है कि बाय वोट पे भी डिस्कशन हो रही है और कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। मसलन थरपारकर में अगर 50% नॉन मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे लाजमी कर दिया जाए कि 2 सीटें उनको, या 3 से 2 सीटें हैं टोटल, 2 कौमी असेंबली की 4 प्रोविंस, 3 नॉन मुस्लिम्स की हो जाए, 3 मुस्लिम्स की हो जाए, तो उस पर लाजमी तौर पे नॉन मुस्लिम हो। लेकिन हम टोटली, मैं भी इसके फेवर में नहीं हूँ, ना ही ये सूट करता है कि आप नॉन मुस्लिम की टोटली अलग कर दें। हमारा जॉइंटली इलेक्शन होना ज़रूरी है, लेकिन उनको प्रायोरिटी पे लेना, जो पार्टी सीट्स दें ना, पार्टी टिकट्स दें, जैसे अभी पीपल्स पार्टी दिया, पार्टी टिकट दें। अच्छा, एक और चीज़ आपसे कहूँगा, क्योंकि ये एक हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी है वो कि 1981 में सेंसस तब्दील किया गया, मरदमशुमारी में तादाद तब्दील की गई। पहले 1951 से लेकर 1981 तक हिंदूज जो थे क्रिश्चियन से कम थे तादाद में। उसके बाद जब अगली मरदमशुमारी आती है 71 के बाद 81 में, इकट्ठी 10 लाख की जंप लगती है हिंदूज की पॉपुलेशन में, जो कि 30% या 36% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नज़र आया, जबकि पाकिस्तान ग्रोथ रेट 2.6% है। अब एक चैलेंज ये बन रहा है कि क्रिश्चियंस कह रहे हैं कि हम तादाद में ज़्यादा हैं, हमारे साथ ये दगा किया गया है कि आपने 10 लाख रातों रात बढ़ा दी है हिंदूज की पॉपुलेशन को, और वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमारे पास मौजूद है। क्या आपने इसके ऊपर कोई स्टडी की है? अगर मेरे इल्म में इस किस्म के कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया है, लेकिन इन जनरल में ये कहूँगा, ये क्रिश्चियन हिंदूज का इशू नहीं है, जनरली पॉपुलेशन के फिगर्स बिल्कुल दुरुस्त होने चाहिए। आप कहते नहीं दुरुस्त? मैं कहता हूँ कि जो फिगर्स है उस पर क्वेश्चन मार्क्स तो लगे हुए हैं ना, प्रोविंसेस को भी उस पर खदशात हैं, माइनॉरिटीज को है खदशात, आप क्या कहते हैं? मेरी कोई ऐसे डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया है। मैं कहता हूँ कि ये होना चाहिए, अगर कोई भी खदशात है उनको दूर करना चाहिए। खदशात इसलिए है, देखिए पॉपुलेशन अगर कम या ज़्यादा होती है, अब 49% आप है इलेक्टेड जो वोटर्स हैं इलेक्शन कमीशन में, हिंदूज 49% हैं, क्रिश्चियंस 45% हैं, सिख जो है 0.22% है, और पारसी जो है 0.11% है। अब हिंदूज को सीटें मिल जाती 7, ठीक है, नेशनल में, क्रिश्चियन को मिलती है 3। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप अगर आप समझते हैं कि इसको चैलेंज करते हैं आप,
आपको भी खड़ा होना चाहिए कि माइनॉरिटी के सेंसस को दोबारा से करवाया जाए, दुरुस्त नहीं है। क्या आप इसके ऊपर पीपल्स पार्टी के साथ बात कर सकते हैं? देखिए, यकीनन बात की जा सकती है कि ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी को ये खदशात है, तो उस पर क्वेश्चन होता है। लेकिन ये इतना लंबा प्रोसेस है जो हमारे बड़ी बड़ी पार्टियों ने भी उस पर किया। मैं तो जनरली कह रहा हूँ एज ए स्टेट लेवल पे इन चीज़ों में कहीं पे बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, किसी को खदशा न हो। अगर किसी को भी खदशात हैं तो उनको या तो सेटिस्फाई करना चाहिए या उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि हम सब लोगों को इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा एज ए पाकिस्तानी नेशनल। ये पाकिस्तान के मफाद की चीज़ है, ये क्रिश्चियन, हिंदू या किसी मुस्लिम का इशू नहीं है। ये जनरली पाकिस्तान के में एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम का मसला है जिसपे सब लोग ट्रस्ट करें। हम एज ए पाकिस्तानी क्यों नहीं डेवलप हो सके? इसलिए नहीं हो सके कि सब लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा था। जब लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा तो यकीनन लोग उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। आखिरी सवाल आपसे, पीपल्स पार्टी ने 2016 में मेरा ख्याल में एक बिल मूव किया था, पास भी किया था, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल था, जिसमें जो बहुत बड़ा एक इशू है हिंदू बच्चों की फोर्सफुल कन्वर्जन का और फिर फोर्सफुली मैरिज का, शादियां करने का, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया था कि 18 साल से नीचे का किसी को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। मैं समझता बड़ा अच्छा कदम था, मगर आपने भी एक दफ़े यू टर्न लिया, प्रेशर पड़ा कुछ इस्लामी जमातों का, आप लोगों ने यू टर्न लिया। आपकी क्या फीलिंग है, ये क्या आप समझते हैं कि ये ठीक किया गया था? ये एक रिलीजियसली एक इशू खड़ा हो गया। पीपल्स पार्टी की नीयत जो थी वो सामने आ चुकी थी। इमरान खान की नीयत भी ठीक थी, आतिफ साहब के लिए वो सामने आ चुकी ठीक थी, तो उसको हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन उस इशू और इस इशू में फ़र्क है, क्योंकि वो रिलीजियसली इसको साबित कर रहे थे। तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने ये कहा कि इस इशू को हम कंसेंसस से आगे लाएंगे, बजाय ये नफ़रत का सबब बने, इसलिए इसके कंसेंसस पैदा करने की ज़रूरत है। तो वो वहीं पे मामला रुक गया। वो गवर्नर तक पहुंच चुका था, गवर्नर ने साइन नहीं किया, गवर्नर से वापस आ चुका था, तो फिर उस पर अभी तक कंसेंसस पैदा नहीं हो चुका है। तो आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं इसके ऊपर? देखिए ना, पीपल्स पार्टी के अंदर एक बात हो रही है, एज अ हिंदू कम्युनिटी देखो ना, जब हमारी लीडरशिप मुख्तलिफ इशूज़ पे हमारा सुन रही है तो हम उसको पब्लिक इशूज़ नहीं बनाते हैं। हम समझते हैं कि जो हमारी पार्टी के अंदर के इश्यूज है और हमारी पार्टी की लीडरशिप, तो आप लॉबिंग कर रहे हैं इसके ऊपर कि होना चाहिए। पीपल्स पार्टी इस चीज़ पे बिल्कुल क्लियर है और पीपल्स पार्टी इस पे काम कर रही है। तो फिर करें, क्योंकि इसको मंजूर करवाएं, क्योंकि मैं कंसेंसस पैदा होने तक तो वो रुके हुए ना। कंसेंसस अब तो आपके साथ अलायंस में, वो अलायंस तो नहीं कहूँगा, मगर आपके साथ ये ऑपोजिट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेजॉरिटी के बुनियाद पे नहीं होनी चाहिए। मैं 2/3 मेजोरिटी समझता हूँ, आपको लेना चाहिए उनके साथ, मगर आप सिर्फ ये बताएगा पीटीआई भी आ गई है वहाँ पे, अब आप क्या है, MQM भी है, क्या आप इस पे कंसेंसस को डेवलप करा सकते हैं? पीटीआई और MQM का इस मामले में तो ज़रा अलग है, लेकिन पीटीआई का तो मौक़िफ़ उसको हमें तो अभी तक समझ में नहीं आया है कि वो राइट साइड की है, लेफ्ट साइड की। अभी 30 दिन तो हुए हैं। नहीं, उसके बाकी अमलों में भी पता चलता है पीपल्स पार्टी को जो भी कहेगा वो लिबरल पार्टी है, ये उसका फेस वैल्यू है। अभी इनका तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये किस साइड के हैं। ये तो अपने मफादात पे ही वो यू टर्न ले लेते। लेकिन हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ही वाहिद पार्टी है जो को नॉन मुस्लिम को प्रोटेक्शन देने के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए और उनके अथॉरिटी रोल में लाने के लिए प्रैक्टिकल कोशिशें की हैं, और अब भी चाहती है कि हमारे जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनको हम आगे लेके जाएं। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, हमारे साथ आज मौजूद थे ज्ञानचंद साहब, सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी के, और आज हमने इनसे बात की बड़ी खुल के माइनॉरिटीज़ के। फ़ोन पड़ा बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद साहब, आपने टाइम दिया आज हमें, और हमने बड़ी तफसील से आपके साथ बात की। फिर वापस कर लो इधर साथ।
जी नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद थे ज्ञान चंद साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, सेनेटर हैं थरपारकर से। हमने बात की उनसे कि माइनॉरिटीज़ के जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर पीपल्स पार्टी कितना इफ़ेक्टिवली काम कर रही है। ख़ास तौर पर हमने बात की कि जो एक माइनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल बना था जिसको फिर पीपल्स पार्टी ने वापस ले लिया, तो क्या पीपल्स पार्टी इस पर संजीदा है कि उसको वापस दोबारा से लेके आए ताकि वो बच्चियाँ जिनके साथ ज़बरदस्ती निकाह कर लिया जाता है या ज़बरदस्ती उनको मज़हब तब्दील कराया जाता है, इसके ऊपर कितनी संजीदा है पीपल्स पार्टी। फिर हमने बात की कि इलेक्शंस चाहिए, सिलेक्शन नहीं, इस पर भी उन्होंने जवाब दिया। नाज़रीन, हम आज के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे और नए टॉपिक के साथ अगले हफ्ते फिर आपके सामने हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। Please subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.